नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड में मौजूद हैं। हमारे चारों ही धाम बेहद दुर्गम और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। तो 4 धाम यात्रा को देखते हुए और आगामी मानसून सीजन को देखते हुए किस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां की है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक, अधिशासी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला। डॉक्टर रौतेला, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही दर्शकों, ये एक फ़ोन इन कार्यक्रम भी है, तो अगर आपके पास आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा या मानसून को लेते हुए कोई सवाल हैं तो आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रौतेला आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा फ़ोन नंबर आप ज़रूर नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर है 7579428028 और दूसरा नंबर है 7579428047। और जब भी फ़ोन करें तो टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम रखें। तो इसके साथ ही डॉक्टर रौतेला, ये जो बातचीत है हमारी आपदा प्रबंधन को लेकर, लाखों की संख्या में इस समय श्रद्धालु, 16 लाख से अधिक लोग 4 धाम में दर्शन कर चुके हैं और हर रोज़ ही हज़ारों और लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं और मानसून सीजन भी नज़दीक है। तो आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरह से संवेदनशील हमारी हिमालयी पारिस्थितिकी है। तो किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों ने की है 4 धाम यात्रा को देखते हुए, और मानसून सीजन आ रहा है इसे लेकर? मानसून में हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से त्वरित बाढ़ और लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी। और जिसकी वजह से अगर हम 4 धाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई जगह सड़क मार्ग बाधित हो जाता है, यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, अपने गंतव्य तक समय पे नहीं पहुंच पाते हैं और कई बार जाने अनजाने दुर्घटनाएं भी इस वजह से हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये रहता है कि कहीं पे भी अगर सड़क मार्ग अवरुद्ध होता है तो यात्रियों को समय रहते पता चल जाए पहले, ताकि वो एकदम, कई बार होता है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड है वहीं पर जाके लोगों को पता चलता है, तो इस तरह की स्थिति ना हो। नज़दीक में जहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्था हो जाए वहाँ पे बैरियर डाल के रोका जाए लोगों को। और उसी के साथ जो क्रोनिक स्लाइड जोन है या जहाँ पे प्रायः इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ पर जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, PWD है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से अर्थ मूवर्स या फिर मलबा हटाने वाले जो उपकरण हैं उनको डिप्लॉय करते हैं ताकि ये रास्ता जल्दी से जल्दी खुल जाए। और अगर रास्ता नहीं खुलता है तो यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। तो इस तरह, और अगर कहीं पे आपदा ना हो या सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए विशेष एहतियात बरती जाती है। और साथ ही जो हमारे पास अपनी NDRF और SDRF है, इसकी जो फोर्सेस हैं 30-35 जगहों पे डिप्लॉयड हैं वर्तमान में, ताकि अगर किसी दुर्घटना होती है, कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है, तो जल्दी से रिस्पॉन्स किया जा सके। जी। तो अभी अगर हम देखें, जो अभी आपने भी कहा कि यात्रियों को ये सूचना मिल जाए कि अगर कहीं लैंडस्लाइड है या कुछ इस तरह की घटना हुई है, तो ये जो हमारा जो सूचना तंत्र है वो आपदा प्रबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या यात्रियों को इस तरह का अलर्ट मिल जाए, चेतावनी दी जा सके, तो इसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएँ हैं? बेसिकली जो भी मौसम संबंधित सूचनाएं हैं या दूसरी सड़क बंद होने की सूचनाएं हैं, ये सभी जितने चेक पोस्ट हैं उन पे दी जाती है। उसी के साथ साथ विभिन्न संचार माध्यम जो है, टीवी है, FM रेडियो है या फिर सामान्य रेडियो है, और उसी के साथ कम्युनिटी रेडियो का हमारा अच्छा नेटवर्क है, उसके थ्रू ये प्रचारित की जाती हैं। और प्रयास किया जाता है कि अगर मौसम ख़राब होने की संभावनाएं हैं तो विशेष रूप से जहाँ पे पैदल चलना है, जैसे केदारनाथ है या फिर यमुनोत्री है, वहाँ पे यात्रियों को पड़ावों पे रोक दिया जाए, आगे न जाने दिया जाए, क्योंकि
बरसात में कई बार मलबा गिरने की, पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं, यात्रियों को असुविधा होती है। तो अगर खराब मौसम की हमें चेतावनी मिलती है तो गौरीकुंड में, केदारनाथ में और इधर जानकी चट्टी और यमुनोत्री में यात्रियों को रोका जाता है। तो और सूचनाओं के अगर आदान प्रदान की बात करें तो हमने हर जनपद और तहसील स्तर पे सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था है, पुलिस वायरलेस और फॉरेस्ट का वायरलेस सेट है, जिसके थ्रू सूचनाएं समय पर मिलती रहती हैं, ताकि किसी चीज़ की अगर आवश्यकता होती है या दूसरी चीज़ें हैं तो उसका प्रबंध किया जा सके। जी ठीक है डॉक्टर रौतेला, एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर रौतेला आपके सवालों का जवाब देंगे। जी आप अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए, जगह बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैं शिशुपाल बोल रहा हूँ। जी शिशुपाल जी पूछिए सवाल। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि तो रजिस्ट्रेशन चारधाम या किसी धाम का है वो ऋषिकेश हरिद्वार के अलावा क्या पौड़ी से भी होता है? जो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। जो हमारा पर्यटन विभाग है उसके पोर्टल पे जाके सीधे आप रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी हो वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एक बड़ी चीज़ है इस बार, जिसके लिए बहुत सवाल हैं लोगों के सामने। क्योंकि जैसा पहले होता था यात्री सीमित संख्या में आते थे, और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो यात्री हैं वो मानसून की आरंभ होने से पहले या वर्षा शुरू होने से पहले यात्रा कर लेना चाहते हैं जी। जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और साथ ही इस साल मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल, जिस वजह से भी यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। अगर हम देखें तो अभी करीब करीब 1 महीना भी नहीं हुआ है। 8 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, उससे पहले 3 को गंगोत्री यमुनोत्री। 1 महीना करीब करीब हुआ है। और अगर हम बात करें तो 16.5-17 लाख लोग वर्तमान तक दर्शन कर चुके हैं। बिल्कुल। उसी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि पहले सालों में ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ आते थे, केदारनाथ और दूसरे धामों में जाने वाले कम होते थे। अब इसे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से बोले या दूसरी चीज़ों की वजह से केदारनाथ ज़्यादा जा रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ का आंकड़ा करीब करीब बराबर है। 6.5 लाख के करीब लोग केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं और इसी के आसपास का आंकड़ा बद्रीनाथ के लिए है जी। और केदारनाथ में क्योंकि रहने की, ठहरने की, आने जाने की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, जगह सीमित है। तो इस बार यात्रियों की संख्या सीमित की हुई है, केवल सीमित संख्या में ही लोग जा सकते हैं। इस सीमित संख्या में भी ये आंकड़ा इतना बड़ा है हाँ, कि एक छोटे से समय में इतने श्रद्धालु काफ़ी लोगों को वापस करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरा नहीं है। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन जब करा कर आते हैं श्रद्धालु, तो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, इनके फ़ोन नंबर्स होंगे, ये भी हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे हम सूचना तंत्र वाली बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा अलर्ट है तो हम उन्हें SMS के ज़रिए भी अलर्ट कर सकते हैं। जितने यात्री हैं अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जिसे हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं जी। तो किसी भी एक क्षेत्र विशेष के लिए, माना केदारनाथ के लिए कोई वार्निंग है तो केदारनाथ में जितने भी एक्टिव मोबाइल फ़ोन्स हैं उन सब पे वो वार्निंग चली जाएगी SMS के माध्यम से। तो वो किया जा रहा है, परंतु इस तरह की वार्निंग होने पे उनको सूचनाएं दी जाएंगी प्रशासन की तरफ से। जी, क्योंकि सूचना का एक महत्वपूर्ण रोल है। और अगर हम इसी कड़ी में बात करें अर्ली वार्निंग सिस्टम की, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था जब ये चमोली आपदा आई थी फरवरी में, तब भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक बात हो रही थी, या अक्टूबर में बहुत ज़्यादा आपदा आई, जबकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी था। उसके बावजूद कि हम कैसे जो यात्री हैं और साथ ही साथ जो लोग, स्थानीय लोग हैं या ऐसे गाँव हैं जो किसी ऐसे जहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है उस जगह मौजूद हैं, तो कैसे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम काम करे, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, बेसिकली अगर आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास इतने मौसम की जानकारी एकत्रित करने वाले इतने ज़्यादा उपकरण नहीं थे जी। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 3-4 सालों में करीब करीब 170 के करीब इस तरह के उपकरण
ग्राउंड पे लगाए गए हैं, जिसका जो डाटा है हर 15 मिनट में मिलता रहता है। और साथ ही इस डाटा को हम लोग मौसम विभाग के साथ भी साझा करते हैं ताकि उनका जो पूर्वानुमान है वो बेहतर हो पाए। उसी के साथ अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो हमारे वहाँ 3 डॉपलर रडार लगने थे, उसमें से एक मुक्तेश्वर में लग गया है और वो वर्तमान में काम कर रहा है। उसके द्वारा मौसम की जानकारियाँ दी जा रही हैं, वार्निंग आ रही हैं। उसी के साथ दूसरा जो डॉपलर रडार है वो सुरकंडा देवी में स्थापित हो गया है। अभी हो सकता है हफ्ता 10 दिन में वो काम करना शुरू कर दे, तो डाटा मिलना शुरू हो डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, वार्निंग्स वगैरह मिल जाएंगी। और उसी के साथ तीसरा हमारा लैंसडाउन में लगना प्रस्तावित है, तो उसका कार्य चल रहा है जी। क्योंकि और अभी आप ये भी बात कर रहे थे कि कम्युनिटी रेडियो का भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, और कम्युनिटी रेडियो बहुत ही कारगर माध्यम हो सकता है ऐसी किसी भी घड़ी में या मानसून के लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून का जो 15 जून से 15 सितंबर तक का एक समय होता है वो संवेदनशील समय होता है। तो कम्युनिटी रेडियो किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ जी, बेसिकली कम्युनिटी रेडियो लोगों के साथ बैठ के या लोगों के विचार विमर्श करके उनकी बात बेहतर मतलब उनके इलाके में पहुंचाते हैं। और इस तरह करीब 12-13 के करीब हमारे वहाँ कम्युनिटी रेडियो काम कर रहे हैं। और सरकार ने अलग से एक पॉलिसी बनाई है, अगर कोई व्यक्ति या संस्था कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहती है तो उसके लिए अनुदान की, और अगले 3 सालों में उसको जो खर्चा होता है उसकी लिए अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। तो जो लोग इस तरह का कम्युनिटी रेडियो स्थापित करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वो सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित तक पहुंचाई जा सकेंगी। बिल्कुल। और ये जो यात्रा है इतनी बड़ी संख्या में, जैसे आपने भी बताया कि केदारनाथ में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और बद्रीनाथ में भी बहुत ज़्यादा लोग इस समय मौजूद हैं, तो जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपदा के लिहाज से ऐसी कोई घटना होती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं, वैकल्पिक मार्ग क्या है, रूट क्या है, और लोगों को ठहरने या मेडिकल या हेल्थ इस तरह के इंतज़ाम किस तरह से? वैकल्पिक मार्ग की हम लोग काफ़ी बात करते रहते हैं, परंतु पहाड़ों में जिस तरह की भौगोलिक संरचना है या फिर ज्योग्राफी वहाँ की है, तो कई स्थानों तक वैकल्पिक मार्ग हो पाना संभव नहीं है जी। अगर आप बद्रीनाथ की बात करें तो एक ही रास्ता है जो बद्रीनाथ तक आपको लेके जाता है, एक ही रास्ता है जो गौरीकुंड तक जा रहा है या फिर गंगोत्री तक जा रहा है। तो वैकल्पिक मार्ग बनाना, और अगर मार्ग बनाने की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय हित भी देखने हैं आपने। बहुत ज़्यादा आप कटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेड़ों के काटने की बात होगी, दूसरी चीज़ें होंगी जिससे कि कुछ पारंपरिक मार्गों के बारे में भी बातचीत रही है कि केदारनाथ का जो पारंपरिक मार्ग हुआ करता था, कभी जंगल के रास्ते, वो ढूंढा गया था, एक ट्रैकिंग दल गया था। नहीं, तो अब तरह की चीज़ें बेसिकली अल्टरनेटिव अगर हम पूरी यात्रा की बात करें तो आज से 40-50 साल पहले तक पूरी की पूरी यात्रा ज़्यादातर स्थितियों में पैदल ही होती थी। बिल्कुल। अभी वर्तमान में क्योंकि सड़क बन गई है, हर आदमी को सुविधा चाहिए, समय की कमी है, उतना समय किसी के पास है नहीं कि आदमी 10 दिन 15 दिन लगा के यात्रा करे। हर आदमी को लगता है अभी वीकेंड टूरिज्म जैसे चल रहा था वैसे ही अगर आपका एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाए तो आदमी को लगता है कि कम से कम एक धाम तो मैं कर ही लूँ 3-4 दिन में। तो आदमी जल्दबाजी में है, उस तरह की ट्रैकिंग या कैंपिंग की बात अब अमूमन हो नहीं रही है। जो लोग उस दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो उनके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा यहाँ पे हमारे राज्य में अनेकों ट्रैकिंग रूट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जी, बहुत सी दर्शनीय जगहें हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है, जो हमारी नदियाँ हैं, हमारी झीलें हैं, क्योंकि हमने ये केदारनाथ में भी देखा था और ये पिछले साल की चमोली आपदा में भी देखा था कि नदियों और झीलों की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपदा तो अचानक आती है। तो हम कैसे क्या इनकी मॉनिटरिंग के लिए और सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है केदारनाथ में जिस तरह से, ये किस तरह से कर रहे हैं? बेसिकली मॉनिटरिंग, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में
जो हम ग्लेशियर लेक्स की बात करें या दूसरी करें, तो इनकी भौतिक रूप से निगरानी कर पाना संभव नहीं है। तो आपदा प्रबंधन विभाग वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में जी। उसके साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि उच्च हिमालयी जो लेक हैं उनमें कौन सी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, कौन किससे खतरा हो सकता है, उस तरह का अध्ययन कर रहे हैं। और समय समय पे जहाँ पे जिस झील से लगेगा कि खतरा उत्पन्न हो सकता है उसमें फिजिकल आप मॉनिटरिंग करके कुछ ऐसे इंटरवेंशंस किए जाएंगे कि अचानक से वो ना फटे, उसका पानी की निकासी का या दूसरी चीज़ की प्रबंध किए जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें सिक्किम में किया गया है, उसी तरह से लद्दाख में इस तरह के कार्य किए गए हैं। तो वैज्ञानिकों की भी एक तरह से कहा जाए कि वैज्ञानिकों को भी शामिल करना आपदा प्रबंधन में, एक वैज्ञानिक भी उसका एक अहम हिस्सा बनते हैं। नहीं, हम मतलब अगर उत्तराखंड की बात करें तो हम भाग्यशाली हैं, या यहाँ पर इतने ज़्यादा शोध संस्थान है। आप IIT देख लीजिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NIH है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब आप कहें दुनिया के शीर्ष स्तर के जो वैज्ञानिक संस्थान हैं, इन सभी का सहयोग हम विभिन्न चीज़ों में ले रहे हैं। और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का जो अनुभव है, उनकी जो राय है, उसका शुमार किया जाता है। और ये नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने जैसे काम भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में काफ़ी नदियों में अगर आप देखेंगे, अलकनंदा है, भागीरथी है, इनके किनारे जहाँ पर आबादी को खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे तटबंध बना पाना संभव नहीं है, परंतु जहाँ पर नज़दीक में आबादी है वहाँ पे तटबंध और सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, ताकि अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो लोगों को खतरा ना हो। जी। और जो स्थानीय लोग हैं उनको कैसे शामिल करते हैं? क्या उनकी भी कुछ आपदा प्रबंधन से जुड़ी ट्रेनिंग, क्योंकि अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्स के रूप में देखें तो कौन सबसे पहले सामने आता है, तो स्थानीय लोगों को किसकी भागीदारी किस तरह से? आपदा के लिए हम लोगों ने राज्य में 2013 के बाद अपनी एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई है जी। और पिछले एक साल में केंद्र सरकार के द्वारा एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक बटालियन गदरपुर में स्थापित की गई है। परंतु हम कितनी भी प्रशिक्षित लोग औपचारिक रूप से बना लें, जब भी आपदा होगी इन लोगों को पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, क्योंकि कई बार मार्ग बाधित होता है, कई बार मौसम खराब होने के कारण आप चॉपर या दूसरी चीज़ से नहीं जा पाते हैं। तो ज़्यादातर आपदाओं में होता यही है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो या तो आपदा में बच गए लोग होते हैं या फिर पास पड़ोस के जो गांव वाले लोग हैं वही लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा जो गांव स्तर पे स्वयंसेवी हैं, दूसरे लोग हैं, रिटायर्ड आर्मी के हैं, इन लोगों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 10 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिसमें खोज, बचाव और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस तरह हमने करीब करीब 17,000 के करीब लोग विभिन्न स्थानों पे गांव स्तर पे प्रशिक्षित किए हैं। इनसे अपेक्षा रहती है कि जब भी इस तरह की कोई आपदा हो तो वो रिस्पॉन्स करें। वर्तमान में भी भारत सरकार की एक आपदा मित्र स्कीम है वो चल रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को रेस्क्यू किट भी दिया जा रहा है और प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जी, तो ये बहुत अच्छी योजना है आपदा मित्र। अगर किसी को खुद को एनरोल कराना हो इसमें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जनपद स्तर पे हमारे जैसे राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जनपद स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसका टोल फ्री नंबर 1077 है जी। राज्य स्तर पे जो कंट्रोल रूम है उसका टोल फ्री नंबर 1070 है। तो आप इन नंबरों पे रजिस्टर करवा सकते हैं। और ज़्यादातर जो स्वयंसेवी हैं वो जनपदों के द्वारा ही चिन्हित किए जा रहे हैं और हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान है विभिन्न, वहाँ पे इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आपदा को अगर हम देखें, क्योंकि उत्तराखंड की जिस तरह से भौगोलिक संरचना है कि यहाँ पे पहाड़ भी हैं, जंगल की आग जैसी स्थिति भी है,
बाढ़ से जुड़ी घटनाएं भी होती हैं, तो बहुत ही अलग अलग तरह की एक तरह से कहें कुशलता चाहिए। तो चाहे वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें हों या लोग हों, तो बहुत अलग तरह से उनको प्रशिक्षित किया जाता होगा कि हर आपदा का रूप अलग किस्म का होता है। हाँ जी, बेसिकली अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के लिए सौभाग्य से काफ़ी लंबे समय से यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है जी। परंतु हमारा क्षेत्र जो है 2 बड़े भूकंप के जो अभिकेंद्र हैं, हमारे पूर्व में बिहार नेपाल बॉर्डर पे 1934 पे बड़ा भूकंप आ चुका है और पश्चिम में कांगड़ा में 1905 में बड़ा भूकंप आ चुका है। और हमारे वहाँ इस तरह के बड़े भूकंप की बात करें तो 1 सितंबर 1803 को 1803 को गढ़वाल भूकंप बोलते हैं उसे, उत्तरकाशी के पास उसका एपिसेंटर था। उसका जो नुकसान हुआ था वो आगरा, दिल्ली, मथुरा तक हुआ था। तो उस तरह का बड़ा भूकंप नहीं आया है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो अभी तक जमा हो रही है। तो भूकंप सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है, उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को हम प्रशिक्षित करते हैं तो एक होता है भूकंप में ज़्यादातर मकान कोलैप्स होंगे तो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की बात होती है। लैंडस्लाइड में क्योंकि मलबा आएगा और उस तरह की चीज़ होगी तो वहाँ पे मलबे में किस तरह से लोगों को खोजा जाए उस तरह की बात होती है। त्वरित बाढ़ में हो सकता है कुछ लोग बह जाएं, दूसरी चीज़ हो तो उसमें अलग तरह का रेस्क्यू रहता है। वाटर रेस्क्यू है, तो अलग अलग विधाओं में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जी। और तकनीक का इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं आपदा प्रबंधन के लिए ताकि ये और बेहतर और मजबूत प्रबंधन? अभी तकनीक की वजह से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। वर्तमान हम सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक्स की बात है, आपदा के बाद कितना नुकसान हुआ है उसके असेसमेंट के लिए सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक्स हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम कहें कि आदमी, क्योंकि अगर भूकंप आता है तो पूरे बहुत बड़े इलाके को प्रभावित करेगा, लैंडस्लाइड है तो हो सकता है उसमें कुछ लोग दबे हुए हों, तो लाइव डिटेक्टर्स वगैरह हैं कि आदमी एग्जैक्टली कहाँ पर जिंदा लोग हैं उनको पता लगाने के लिए उपकरण हैं। अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उनको कोई दब जाता है तो उसको उठाने के लिए, काटने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के उपकरण हैं। और हमारी जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो देश की सबसे अच्छी और वेल ट्रेंड और उपकरणों से सुसज्जित बल है और उसके पास इस तरह के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। और एक और जिस तरह से आपदा के लिहाज से जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं या स्पॉट होते हैं उनको भी हम चिन्हित करते हैं और हर ज़िले का या जनपद का एक ऐसा डाटा बनाते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस तरह से संवेदनशील हो सकता है। इस तरह की भी व्यवस्थाएं की जाती हैं आपदा से पहले ताकि हम किस तरह बचाव करें। नहीं, ज़्यादातर काम जो आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो आपदा से पहले किए जाने वाले काम बहुत ज़्यादा हैं, जिनका जैसे हम प्रशिक्षण की बात करें, जागरूकता की बात करें, या जैसे आपने कहा रिस्क असेसमेंट या हजार्ड असेसमेंट की बात करें, तो हमारे राज्य में पूरे राज्य का जो भूभाग है उसका भूकंप, बाढ़, त्वरित बाढ़, लैंडस्लाइड और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के प्रति गहन आकलन किया गया है। कहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ खतरा ज़्यादा है, वो स्थान चिन्हित किए गए हैं। और विशेष रूप से जो हमारी योजनाएं बन रही हैं उनमें इस डाटा का उपयोग किया जा रहा है ताकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ऐसी जगह पे ना बना दें जहाँ पे आपदा का खतरा ज़्यादा हो या जहाँ पे प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा हो। तो उन सब चीज़ों का विकास योजनाओं में भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी अगर हम कहें कि हम कैसे सबक लेते हैं जो पुरानी घटनाएं हैं, इससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, तो हम वो फ़ोन कॉल लेंगे। तो आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। जी आप अपना नाम बताइए। लगता है फ़ोन कट गया है, तो जब भी सवाल आता है तो हम सवाल लेंगे। तो जो हम बातचीत कर रहे थे कि हम कैसे पुरानी घटनाओं से सबक, जैसे हम अक्टूबर में देखा था वो बहुत ही अप्रत्याशित तौर पर बारिश हुई और एक नैनीताल के आसपास पूरा कुमाऊं इलाके में बहुत ज़्यादा मतलब भूस्खलन भी हुआ, इस तरह की घटनाएं हुई। तो हम
कैसे सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं, कैसे हम चीज़ों को शामिल करते हैं, लोगों के अनुभवों को? नहीं, आप जैसे हमने डाटा तो बनाया है पूरे देश में, पूरे राज्य के संवेदनशील स्थानों का, लेकिन आपदा कभी भी कहीं भी, जैसे अक्टूबर की आपदा में पता नहीं था वो नैनीताल के आसपास इस तरह से होगा। आज से अगर कुछ समय पहले की बात करें तो ज़्यादातर स्थितियों में हम लोगों को ये लगता था या लोगों को ये लगता था कि आपदाएं केवल वर्षा काल में ही होंगी या मानसून अवधि में ही होंगी, परंतु इसे आप जलवायु परिवर्तन की वजह से कह सकते हैं या दूसरी चीज़ें कह सकते हैं, प्रकृति के पास हमें चौंकाने की, हमें हतप्रभ करने की असीम क्षमता है। जैसा पिछले साल की आपने बात की, जाड़े के मौसम में ग्लेशियर से निकलने वाली जितनी नदियां होती हैं उनका पानी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ग्लेशियर से बर्फ वगैरह गलती नहीं है। हाँ। परंतु पिछले साल 7 फरवरी को धौलीगंगा और ऋषिगंगा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। उसी के बाद अगर आपने देखा कि मानसून फॉर्मली हमने विदाई कर दी थी, औपचारिक घोषणा कर दी थी कि मानसून चला गया है, उसके बाद अक्टूबर में दोबारा से काफ़ी वर्षा हुई, जिसके कारण विशेष रूप से नैनीताल जनपद में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कोई ऐसा रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। आपको पूरा साल हर समय चाक चौबंद रहना पड़ेगा, अपनी व्यवस्थाएं पूरी रखनी पड़ेंगी। आपदाएं कभी भी घटित हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल, तो ये तैयारी वाकई में उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से तीर्थयात्री या पर्यटक हम कहें कि राज्य में आ रहे हैं, और चार धाम तो आ ही रहे हैं, मसूरी नैनीताल जैसी जगहों पर भी कहते हैं कि बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो आप अगर जो कोई पर्यटक यहाँ आते हैं तो उनसे किस तरह का संदेश देंगे? क्या सावधानी, क्या तैयारी, किस तरह से मौसम के जो पूर्वानुमान है उसको देखते हुए अपनी यात्रा प्लान करें? अभी बेसिकली जैसा मैंने पहले कहा, हम वीकेंड टूरिज्म टाइप की उस पे चल रहे हैं, जल्दबाजी में सफ़र कर रहे हैं। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं चार धाम के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी। सुबह अगर आप 3-4 बजे दिल्ली से चलिए तो शाम तक लोग बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं, औली तक पहुंच जा रहे हैं, कुछ लोग केदारनाथ पहुंच जा रहे हैं। तो हमारा कहना ये होगा कि थोड़ा समय दें। आप घर से बाहर निकले हैं, अपने आप को थकाने के लिए नहीं निकले हैं, एंजॉय करने के लिए निकले हैं, प्रकृति का आनंद लें। क्योंकि हो क्या रहा है, हम 48 डिग्री से सीधे 18 डिग्री में एक दिन में पहुंच जा रहे हैं जी। 600-700 डिग्री, 600-700 मीटर का एलिवेशन है, वहाँ से सीधे 3 किलोमीटर ऊपर हम 3500-3600 मीटर में पहुँच जा रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ रहे हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं। कई बार जो आदमी नीचे प्लेन से आ रहा है उसे ये अंदाज़ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है, 47-48 डिग्री का टेम्परेचर है। वो गर्म कपड़े ले जाना भूल जाता है वो, क्योंकि पहाड़ों में हल्की सी बारिश होगी तो मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और यहाँ आते हैं तो बारिश कब होगी, तरह की तैयारी के साथ जरूर आएँ। यहाँ आएँ तो कम से कम छाता, बरसाती वगैरह लेके आएँ। और कई बार विशेष रूप से जो महिलाएं आती हैं और ज़्यादातर फुटवेयर उनका ठीक नहीं रहता है, केवल सैंडल रहता है या कोई चप्पल में रहती हैं, तो पैदल चलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा तैयार होके आएँ, गर्म कपड़े लेके आएँ। और जो लोग दवाइयाँ लेते हैं, क्रोनिक मतलब बीपी की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, तो अपनी आवश्यक दवाइयाँ लेके आएँ जी। तो और मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक ये जो हमारा यात्रा का अनुभव है, और अब मानसून की तो अभी शुरुआत होनी है, सबसे ज़्यादा चुनौती आपको किस क्षेत्र में आई? नहीं, बेसिकली यहाँ पे अभी हाल में देखेंगे तो यात्रा में अभी 3-4 दिन पहले रोड एक्सीडेंट्स हुआ है जी। बड़ी संख्या में इस बार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही हैं। जैसा मैंने कहा, वो बिना एक्लिमेटाइजेशन के काफ़ी एल्टीट्यूड में पहुंच जा रहे हैं, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। फिर ज़्यादातर जो यात्रियों को असुविधा हो रही है वो रजिस्ट्रेशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, यहाँ पहुंच जा रहे हैं। और एक बार आदमी आ जाए, माना गुजरात से कोई आदमी हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच गया, तो उसके बाद उसकी जिद रहती है कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो आदमी कई बार तो वो स्थिति मुश्किल हो जाती है, बड़ा
संभालना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि यहाँ आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पक्का कर लें और तभी यहाँ पर आएँ, विशेष रूप से चार धाम के लिए अगर आ रहे हैं जी, और जो भी ज़रूरी तैयारियां हैं उनके साथ ज़रूर रहें। तो डॉक्टर रौतेला, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ये ज़रूरी जो अपनी जानकारियां हैं और अनुभव है वो साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चार धाम यात्रा, मानसून सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग किस तरह से तैयारियां कर रहा है, और जो चार धाम के लिए आने वाले जो पर्यटक हैं, हर बार ही हमने अपने कार्यक्रम में कहा है, जो तीर्थयात्री हैं, कि वो ज़रूर अपने आप को कुछ समय देकर आएँ, जल्दबाजी में ना आएँ, और जो ज़रूरी सामान है वो साथ लेकर आएँ। कुछ ज़रूरी फ़ोन नंबर्स अपने साथ रखें, ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ रखें, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय रहे। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।